हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सीरीज है सेकंड सेमेस्टर बीए की। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। और ये मैं थ्रू सिलेबस बता रही हूँ, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, यानी ये सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके थ्रू मैं बताऊंगी हर एक चीज को। सेकंड सेमेस्टर के इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ वीडियोस, आप लोग मेरे चैनल में जाके देखो, आप लोग को सब चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, सो ज्यादा लेट नहीं करते हैं और सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये है टॉपिक हम लोग का आज, ठीक है। तो इसको हम लोग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमी, जितने भी कंडीशन थे उस रेस्पेक्टिव पीरियड्स के, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे थ्रू किसके, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री ऑफ द सेकंड फ्रेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। जब भी कोई आंसर लिखो तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखो, फिर बीच में उस चीज का जो भी एक्सप्लेनेशन देना है, तरीका होता है लिखने का, और फिर लास्ट में उसके कंक्लूजन पार्ट को भी जरूर देना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें आपका जो सेकंड फ्रेज है, इसमें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये दोनों ही आते हैं, लेकिन ये वीडियो आज की बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे चीजों को बताऊंगी। तो आज मैं इसका जितना भी इंडियन इंग्लिश पोइट्री के जितने भी टॉपिक्स है उसको मैं कवर कर लूंगी, एग्जैक्ट इस चीज के कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है उसको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसके साथ बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके बिना ये सेकंड फ्रेज क्या है, अधूरा है जब तक प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस को नहीं लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड फ्रेज ऑफ द एवोल्यूशन इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और ये सारा जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स का भी काम आएगा, आप लोग पॉज करके इसके नोट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस फ्रेज वॉज फ्रॉम 1900 टू 1945। ये जो फ्रेज था, ये इस फ्रेज को कब से कब तक का माना गया है, 19वीं मतलब 1900 से 1945 तक माना गया है, ठीक है। तो अब देख लेंगे क्या क्या है। दिस फ्रेज ब्राउट आउट द एनिफिकेसी ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इन द पीरियड आवर सोसाइटी डिसाइडेड टू फॉर्म इटसेल्फ एज अ मीनिंगफुल entity by adopting a course at once challenging and desirable। अब क्या होता है इस पीरियड, ये पीरियड क्या लेके आई, ये पीरियड जो फॉरेन लैंग्वेज थी ना, तो इसके महत्व को, मतलब जो होता था ना कि फॉरेन लैंग्वेज को, फॉरेन को ज्यादा महत्व दिया जाता, विदेशियों के जो कल्चर थे वो सबको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था इससे पहले। लेकिन जो ये पीरियड आया ना, इसमें अब क्या हुआ कि जो सोसाइटी थी ना, ये डिसाइड की कि इनके कल्चर को, इनके जितने भी रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल है, तो इनको अब उस तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। कुछ हम लोग चेंजिंग लाएंगे, अपने जो राइटिंग स्किल्स है उसमें चेंजिंग लाएंगे। इस टाइप का सोसाइटी का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था वो इस टाइप का होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उस समय धीरे धीरे क्रांति के जो दिन थे वो स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये, लेकिन ये तो चैलेंजिंग था, क्योंकि सत्ता में कौन था, सेंट्रल में कौन था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो वो तो अपने कल्चर को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देगी। लेकिन होता ये है ना कि जो राइटर्स होते हैं ना, उनके राइटिंग में इतना पावर होता है, उनके पोइट्री में, उनके स्टोरीज में, कि वो चाहे तो जितने भी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके मतलब बोलते हैं ना अंतरात्मा को बदल देना, या फिर उनको उस रास्ते पे ले जाना जिस रास्ते पे जो सही, मतलब जो ऑथर लोग जिस चीज को सही समझते हैं उन्हें उस रास्ते पे ले जाना। तो एक ऑथर, एक राइटिंग में इतनी ताकत होती है, बोलते हैं ना एक कलम में इतनी ताकत होगी, वो अगर चाहे तो जो सोसाइटी है उसको बदल सकती है। यही चीज हुआ था। इफ देयर इज एन any renaissance of Indian writing in our history, it is belongs to his phrase of the national movement, ठीक है। अब ये जो फ्रेज था ना, ये रेनाइजा
को बढ़ावा दिया था। रेनाइजा मतलब होता है पुनर्जागरण, किसी भी चीज का रीबर्थ। तो यहाँ पर लिटरेचर जो राइटिंग था ना, इंडियन जो राइटिंग था, तो इसको रीबर्थ मिला था, मतलब पुनर्जागरण हुआ था उसका। ठीक है, इतने दिनों से जो कल्चर था, जो इंग्लिश कल्चर था, जो राइटिंग था, सब इंग्लिश में होते आ रहा था। लेकिन अब से क्या हुआ कि जो ये फ्रेज ये भी था कि नेशनल मूवमेंट उस समय क्रांतिकारी के दिन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें क्या और होता है। अब एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ये क्या था हम लोग का, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इतना इंट्रोडक्शन तो देना जरूरी है, क्योंकि ये सेकंड फ्रेज के बारे में हम लोगों ने इतना इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसको बताएंगे, अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर उस समय का जो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक जो कंडीशन था वो कैसा था। ठीक है, उस फ्रेज के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे। In this phrase, we see a peculiar relationship, clearly an antagonistic one, between the nationalistic upsurge in India. अब इस ये जो फ्रेज था ना, इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते थे कि जो रिलेशनशिप था अंग्रेजों का और जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब बोला जाता है राष्ट्रवाद की जो भावना, वो लोगों में पनप चुकी थी। अब लोग इस चीज को समझ चुके थे कि अब गुलामी से हम लोगों को आजादी चाहिए और हम लोग आजाद होके रहेंगे। ये सारी जो चीजें थी ना, तो ये क्या कर रही थी कि जो अंग्रेजों का जो कल्चर था, जो राइटिंग्स थे, तो ये सब से जो सोसाइटी थी तो अपने आप को अब कन्वर्ट कर रही थी। अब उन लोग ये चाहती थी कि ये जो मूवमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट है, तो इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही थी। तो कैसे हुआ देख लेंगे। वी हैव टू रिमाइंड अगेन दैट इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी बियरिंग द bitter implication of being second to a metropolitan center. It was supposed to serve at the cost of its resources, culture, and identity, dignity, interest of a foreign power. तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अब उस समय का जो पिकुलियर एक रिलेशनशिप था, मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ ना कि इंडियंस कुछ कुछ जो अंग्रेजों के चीजों को अडॉप्ट की, लेकिन कुछ इंडियन ऐसे थे कि जिन्हें बाय फोर्स अडॉप्ट कराया गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इंडियन कल्चर धीरे धीरे धरातल में चली गई। इंडियन कल्चर में सिर्फ क्या बचा कि जो रूढ़िवादी होता था, वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार होते थे, है ना, सारी चीजें मैं यहाँ पर और इतना लॉन्ग नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। लेकिन ये जो जितनी भी रूढ़िवादियां थी, छुआछूत, ऊंच नीच, मतलब अमीरी गरीबी, यही सब रह गया था। डेवलपमेंट ये सब कुछ भी नहीं था। तो अब क्या हुआ कि जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य जमा चुकी थी, और उनके जो बिटर इम्प्लीकेशंस थे, मतलब जो कड़वाहट थे इंडियन के प्रति, वो सब किस मतलब किस बेसिस पे थे, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस वही लोग यूज करते थे, हम लोग के इंडिया, हम ही लोग का देश आके हम ही लोग के देश में हम ही लोग के चीजों से और हम ही लोग के रिसोर्सेस से उन्होंने क्या किया, अपने देश का डेवलपमेंट किया। ओके, हम ही लोग हमारे लोगों को यूज करके। ठीक है, तो जो कल्चर था, आइडेंटिटी था, डिग्निटी था, ये सारे चीजों में किसका इंटरेस्ट था, फॉरेन पावर का। ओके, द पोएट्स ऑफ द सेकेंड फ्रेज स्टिल रोमांटिक इन स्पिरिट। जो सेकंड फ्रेज के पोएट्स थे ना, तो अभी तक वो रोमांटिक थे। ठीक है, वो रोमांटिक थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें नेशनलिज्म का जो फीलिंग था ना, तो वो भी आने लगा। तो कौन कौन पोएट्स थे उस समय के? प्रोमिनेंट पोएट्स तो बहुत थे, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट पोएट थे। सरोजिनी नायडू, टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, हरिहरनाथ चट्टोपाध्याय। तो ये सारे पोएट्स ऐसे थे जिन्होंने नेशनलिज्म को लोगों के दिलों में भरा। ठीक है, द पोएटिक आउटपुट दिस पोएट्स वाज प्रोलिफिक रोमांटिसिज्म of this Indian poets was fraught with nationalism, spirituality और mysticism। तो ये जो mysticism क्या होता है, ये रहस्यवाद। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, जो स्पिरिचुअल यानी जो
धर्म में, भगवान में जो विश्वास होता है, तो ये सारे चीजें क्या थी, इंडियन पोएट्स ने अपने पोइट्री में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन कल्चर था ना, तो जो कि दब दब गया था मेकाले के आने के बाद। जो मेकाले की जो ये जो स्टडी का जो तरीका था, मेकाले का नाम सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो इसका मैं अलग से बना दूंगी, थोड़ा सा समझना भी जरूरी होता है डिटेल में। तो मेकाले ने आके जो शिक्षा पद्धति थी ना, उसमें बहुत फेरबदल किया। तो जो हम लोग की कल्चर था, संस्कृत को उन्होंने बिल्कुल बेकार बताया। ठीक है, जो वेद थे ये सबको उन्होंने बेकार बताया, और उन्होंने सिर्फ अपने इंग्लिश जो स्टडी थी उसको ही सर्वोपरि बताया। और यहाँ के जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेज थे, तो इंग्लिश को कंपलसरी किया। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई थी। अब क्या हुआ कि अब इसी के अगेंस्ट में जो राइटर थे उस समय के, वो नेशनलिज्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए, और जो स्पिरिचुअल जो ये था सिस्टम था उसको, है ना, और जो रहस्यवाद था, ये सारे चीजों को उन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू दिया। ठीक है, अरबिंदोज वॉज द सर्च फॉर द डिवाइन इन मैन। अरबिंदो ने किस चीज की खोज की, जो दिव्यता होती है ना मनुष्य की, मनुष्य में जो दिव्य पावर होता है, उस चीज को उन्होंने खोजा। टैगोर्स ने क्या किया कि ब्यूटी इन मैन, ठीक है, क्विस्ट फॉर द ब्यूटी इन मैन एंड नेचर। मैन और नेचर के जो ब्यूटी को और उनके जो रिलेशनशिप को डिटेल में समझाया है, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। उन्होंने बिल्कुल जो ह्यूमंस लाइफ में जो होते हैं, है ना, जिस तरीके के फीलिंग्स होते हैं, नेचर कब कब हम लोगों का हेल्प करती है, ये सारे चीजों को रविंद्रनाथ टैगोर ने बखूबी अपने पोइट्री में, अपने राइटिंग में लिखा था। बोथ वेर फिलोसफर पोएट्स, ये दोनों फिलोसफर पोएट्स थे। अब नेक्स्ट देखेंगे, सरोजिनी नायडूज रोमांटिक म्यूज underscored the charm and splendor of ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ एंड इंडियन सीन। तो अब ये जो सरोजनी नायडू है ना, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हम लोगों के इंडियन कल्चर में। उन्होंने क्या किया कि रेखांकित किया, मतलब पॉइंट आउट किया, किस चीज को, चार्म्स को अट्रैक्ट किया। जो हम लोग के इंडियन कल्चर है ना, जो इंडियन कल्चर है, जो उसका चार्म है, और जो ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ होता है, इंडियन सीन होता है, उसको अपने राइटिंग में लिखा, और वो सारे चीजों को सबके सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय इंग्लिश पोएट बट ऑल्सो बाय द पर्शियन एंड उर्दू पोएट्री, Persian and Urdu poetry. She excelled in lyricism. She was a true nightingale of India. अब देखो, इन्हें इंडिया का नाइटेंगल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी पोइट्री सिर्फ ऐसा नहीं था कि उनकी पोइट्री सिर्फ पर्शियन, मतलब सिर्फ इंग्लिश में ही वो पोइट्री लिखती थी। उनका पर्शियन और मतलब उर्दू में भी पोइट्री उन्होंने लिखा था। और उनका जो लिरिसिज्म था ना, वो भी बहुत एक्सलेंट था। लिरिसिज्म मतलब क्या होता है ना, कि भावात्मक जो चीजें होती हैं, जो इमेजिनेशन सिचुएशंस होते हैं, है ना, और जो रियल लाइफ के जो इंसानों को कहीं ना कहीं मनोभाव यानी अंदर तक जोड़ते हैं, वो सारे चीजों को वो लिखती थी थ्रू पोइट्री। ठीक है, तो ये उनको इसीलिए क्या बोला जा गया, भारत का नाइटिंगेल बोला गया। ओके, a mass movement required a language capable of being understood and absorbed by the masses, and Hindi, Bengali, Uriya, Gujarati or Marathi were the ones meant to play the role of carrying the nationalist argument to the ordinary people. ठीक है, अभी हम लोग जो ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का रिक्वायर है कि सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमी कंडीशन क्या था। तो ये सारे चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इसी के थ्रू पढ़े। तो ये सोशल कंडीशन था, क्या था, अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होते हैं, जो आम आदमी होते हैं ना, जो समुदाय होती है, तो उसको मास कहा जाता है। तो समुदायों, जितने भी समुदाय थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, लैंग्वेज के, देखो हम लोग के इंडिया में क्या है, डाइवर्स, हम लोग का इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी देश है। अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं।
लेकिन फिर भी हम लोगों में क्या है, यूनिटी है। तो उस समय भी क्या हुआ था कि भले जितने भी मासेस थे ना, हिंदी मतलब कम्युनिटी को जो बिलोंग करते थे, बंगाली कम्युनिटी, उड़िया, गुजराती, मराठी, ये जितने भी थे, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म के आर्ग्यूमेंट में। मतलब उन्हें नेशनलिस्ट थे वो, ठीक है, उनको वे राष्ट्रवाद थे, और इनके विरुद्ध में वो किसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो जितने भी राइटर्स थे अपने अपने भाषा के, तो उन्होंने भी नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, अपने देश के महत्व को एक ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचाया कि और इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। तो थ्रू पोइट्री इन्होंने सब लोगों तक अपने विचार थे, अपने जितने भी मनोभाव थे, तो ये सारे चीजों को पहुंचाया। क्योंकि जब तक राइटर क्या होते हैं कि राइटर जो भी लिखते हैं ना, उसको पढ़ के जो भी इंसान होते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही चीज हुआ था उस समय। धीरे धीरे लोगों के दिलों में नेशनलिज्म के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति मतलब आगे बढ़ने लगे। उन लोग को भी ये चीज लगने लगा कि नहीं, गुलामी, किसी की भी गुलामी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आजादी के लिए सबको ही धीरे धीरे लड़ना स्टार्ट कर दिए। इन दैट टाइम पोएट्स एंड देयर लिटरेरी आइडियाज, उस टाइम के पोएट और उनके लिटरेरी आइडियाज के बारे में देख लेंगे। द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर फ्लरियस इन दैट टाइम बाय श्री अरबिंदो, मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण in English around the same period, and we notice that the substances of Indian life, its down to earth appeal into the heart. The fiction of Tagore, Premchand, Shaharat Chandra, नानक सिंह, सादत हसन मंटू, तो ये सारे जितने भी थे ना, इन्होंने क्या किया था कि जो ग्रोथ को, जो प्रोग्रेस किया था, उन्होंने ग्रोथ किया था किस चीज को, इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर को। और भी हैं राइटर्स, इधर देख लेते हैं। एंड मैनी गुजराती और मराठी राइटर्स ऑफ दैट एज एट अ equalitatively different level combine this with the sweep and wide appeal of giants in poetry such as Iqbal, Subramaniam Bharati, Faiz and Nirala, and the picture gets complete. Okay, तो अब ये सारे जो राइटर्स थे ना, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने देश का जो कल्चर था और जो इंडियन लैंग्वेज था, लिटरेचर था, उसको क्या किया, प्रोग्रेस किया, उस पे ग्रोथ किया, ठीक है। तो फ्लोरियस टाइम था वो पोइट्री के लिए। देखो इतने सारे जो राइटर थे, उन्होंने नेशनलिज्म के लिए लिखा, ठीक है। और ये सारे जो राइटर्स थे, गुजराती, मराठी, ये भी जितने भी राइटर्स थे, तो इन्होंने क्या किया, ये सारे दिग्गज राइटर थे। मतलब इनका जो राइटिंग स्टाइल था ना, वो बिल्कुल ही अलग था उस समय के लिए। सेकंड फ्रेज के लिए, जिस फ्रेज का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मतलब ऐसा ऐसा जो पोइट्री है, पोइट्री में इतना अपना योगदान दिया कि उसको पढ़ के जो राष्ट्रवाद का भावना था, तो वो पनपने लगा लोगों के मन में, तभी ना देश आजाद हुआ। नहीं तो क्या होता था कि चिंगारी तो भड़कता था, लेकिन फिर से शांत हो जाता था, क्योंकि अंग्रेज हमेशा दबा देते थे इंडियंस को। वो नहीं चाहते थे इस देश को छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि ये देश क्या थी, सोने की चिड़िया थी। यहाँ इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता था, उन्होंने किया भी, लेकिन यहाँ को खोखला करके उन्होंने अपने देश का डेवलपमेंट ज्यादा किया, अपने देश के बारे में उन्होंने ज्यादा सोचा, और इंडिया में आके इंडियन लोगों के ऊपर ही बहुत ज्यादा उन्होंने अत्याचार किया। तो ये सब देख के ज्यादा हो रहा ना, पाप का घड़ा जो है वो एक ना एक दिन भरता ही है। तो ये सब बर्दाश्त करते 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 लास्ट में ये हुआ कि सबके मन में आ गया कि नहीं, अब हम लोग को आजादी चाहिए। तो ये सब किसने किया, ये सब जितने भी पोएट्स थे, पोएट्रेस थे, इन्होंने अपने राइटिंग में लिख के किया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखेंगे, यहाँ इतना तक का इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है। किसी इंग्लिश इन इंडिया passed through a number of phases
till it become established as a part of Indian life in the post independence period. जो इंग्लिश जो इंडिया थी ना, तो वो बहुत सारे फ्रेजेस को पास की थी और फिर बाद में वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, मतलब आज़ादी के बाद. इट्स इम्पोर्टेंट हैज इंक्रीज considerably in the closing years of the 20th century. Several Indian writers become a product of Indo-English relationship. अब आजाद तो हो गया देश, लेकिन देश में जो अंग्रेजों का छाप पड़ा हुआ था ना, इन लोग जो इतने दिनों से उनकी एजुकेशन में उनका हाथ था, बहुत सारे चीजों में उनका हाथ था, तो क्या हुआ कि उस समय इंडो और जो इंग्लिश था, इनका क्या हो गया, रिलेशन, मतलब रिलेशन था इन लोग के बीच. कैसा रिलेशन था कि जो पोएट्स थे वो इंग्लिश भी थे और इंडियन भी, दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखते थे. ठीक है, तो ये चीज हुआ था उस समय, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजेस से गुजरी थी इंडियन कल्चर. तो अब कल्चर एक बार में नहीं जाती ना, तो इसीलिए Indian literature has commenced from Veds and spread its rich and pleasant light. After independence, Indian writing in English achieved new level. It has been steadily growing since independence. Okay. अब ये चीज बता रहा है कि उस समय तो बताया कि इंडो और इंग्लिश का जो रिलेशनशिप था वो तो बरकरार था. जो पोएट्स थे वो इंग्लिश में भी लिखते थे, मतलब इंग्लिश के जो कल्चर था उसको भी अडॉप्ट किए हुए थे. लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो वेद्स थे ना, वेद्स स्प्रेड होते गए और भी उसको फैलाते गए, जिससे कि एनलाइटमेंट मिला सबको. वेद्स को क्या किए थे अंग्रेज लोग, कहीं ना कहीं इसको भी क्या किए थे कि दबाने स्टार्ट किए थे, ताकि इंडियन कल्चर बिल्कुल ही खत्म हो जाए. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंग्लिश राइटिंग उन्होंने न्यू लेवल अचीव किया. ठीक है, आजादी के बाद जो राइटिंग स्किल था वो कुछ नए लेवल का मतलब अचीव किया गया. इट हैज बीन स्टिल, और ये क्या क्या हुआ कि ये दिन पर दिन ग्रोइंग होती गई. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ये दिन पर दिन जो राइटिंग स्किल था वो ग्रो होता गया. English was recognized as official language for national, international purposes and medium of instruction for higher education, law, courts and learned journals. तो ये जो इंग्लिश थी ना, तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया नेशन में. क्यों? क्योंकि जिससे जो इंटरनेशनल पर्पसेस होती थी और जो मीडियम था जो इंस्ट्रक्शन का, है ना, तो वो कायम हो सके. और हायर एजुकेशन में, लॉ में, कोर्ट्स में, हर जगह क्या किया गया था, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था. क्यों? क्योंकि इतने सालों से जो पढ़ाई होती आ रही थी, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज था इंग्लिश था, तो एकदम से उस चीज को तो बदला नहीं जा सकता, तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था. आज भी इसलिए इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ताकि जब हम लोग अब्रॉड से, किसी अदर देश से अगर हम लोग किसी चीज का कंसल्ट करते हैं, बिजनेस, थ्रू बिजनेस, ट्रेड, तो फिर हिंदी लैंग्वेज तो सबको नहीं आती ना, और इंग्लिश एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो हर देश के पीपल इंग्लिश को जरूर सीखते हैं, तो इंटरेक्ट करने में दिक्कत नहीं होता. इसलिए इंग्लिश को जो राष्ट्र, मतलब नेशनल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है. टू रिड्यूस द गैप, इंडियंस यूज्ड कॉमन मीडियम टू इंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोड्यूस scientific techniques. Through this achievement, Indian spirit wanted to meet the values of modern science and civilization of the West. There was a close association between the modern Indian literature and English literature. अब क्या होता है कि ये अचीवमेंट, थ्रू अचीवमेंट, ये जो इंडियन थे ये मॉडर्न वैल्यू को, साइंस को, सिविलाइजेशन को एडॉप्ट किए हुए थे. ठीक है, और इसका, इनका जो एसोसिएशन था इनके बीच, जो मॉडर्न इंग्लिश और जो लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर था, मतलब मॉडर्न इंडियन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के बीच ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हो गए. ठीक है, तो ये रहा कंक्लूजन इसका. तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है. ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी, ये जो है इसको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो इसमें हम लोग प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें था, क्या कौन कौन से राइटर्स थे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है
और मेरे नोट्स वगैरह आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो फिर आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।